हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें तीन थे, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंडक्टिव, चार्ज इज कंजर्व। मैंने आपको कहा था डिटेल में बताएंगे। तो फर्स्ट हमने शुरू कर दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ सिस्टम पढ़ के आए थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं, क्लोज्ड में एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता, ना एनर्जी और मैटर। तो यहां आइसोलेटेड की क्या मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। जैसे चार्ज की बात है, जैसे हम एनर्जी पढ़ के आए हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। वैसे ही चार्ज के केस में चार्ज को भी हम बना नहीं सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता है जब हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं। जब हम उसको क्या करते हैं, रब। क्लियर? तो अब इधर ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैं आपको दो डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। नंबर वन लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कामा टोटल चार्ज, according to this concept, comma total charge in an isolated system, total charge in an isolated system always remains constant. Total charge in an isolated system always remains constant. दूसरी ORR, दूसरी एक लिखने के बाद दूसरी नीचे आ जाइए। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना हम चार्ज को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी ऑन रबिंग। देखिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कामा चार्ज कैन, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कामा दूसरी डेफिनेशन है इसकी, या ये लिखें या ऊपर वाली, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कामा चार्ज can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed, charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from, but it can be transferred from one body to another body, but it can be transferred from one body to another body on rubbing, but it can be transferred from one body to another body on रबिंग। ओके, देन लिखिए एग्जाम्पल्स। नंबर वन, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, बस एक समझ ली दूसरी आ जाएगी इसे समझ। ग्लास रॉड को रब करेंगे हम किसके साथ, सिल्क पीस के साथ। क्लियर? तो इधर रब करने से पहले हमें कोई पता नहीं ग्लास पे क्या चार्ज है, सिल्क पे क्या होता है। कहने मतलब दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, जीरो। ठीक है। अब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां से, ग्लास रॉड से किससे, सिल्क को। लेट अस सपोज कितने गए, दो गए। जो लूज करता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव। अब रब करने के बाद टोटल चार्ज निकालिए, क्या आएगा, +2 - 2 किसके बराबर, 0। क्लियर? तो इसका मतलब जो चार्ज था रब करने से पहले वो भी 0 था, कांस्टेंट था, और रब करने के बाद वो भी 0 है, कांस्टेंट है। इसी को बोलते हैं क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो सिंपल एग्जांपल जो लिखना आप एक बार सुन लीजिए। जब हम ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क पीस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क पीस। ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड silk piece acquire equal negative charge. Thus, the isolated system of glass rod and silk piece acquire zero net charge, zero net charge before and after rubbing. रब करने से पहले और रब करने के बाद। तो उसके बेसिस कह देंगे हम hence charge is conserved। कह देंगे जो चार्ज है वो क्या है, conserved है, constant है। क्लियर? तो लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए when glass rod is rubbed with a piece of silk, लिखिए when glass rod is rubbed with a piece of silk, comma then electrons are, लिखिए comma then electrons are transferred from, then electrons are transferred from
glass rod to the piece of silk, comma 10 electrons are transferred from glass rod to the piece of silk, full stop. The glass rod acquire, देखिए the glass rod acquire positive charge, देखिए the glass rod acquire positive charge and the glass rod acquire positive charge and silk piece acquire equal negative charge. Glass rod acquire positive charge, silk piece acquire equal negative charge, full stop. लिखिए 10 comma the isolated system of 10 comma the isolated system of glass rod 10 comma the isolated system of glass rod and silk piece acquire zero net charge before and after rubbing, acquire zero net charge यानी net charge before and after rubbing, full stop. एक लाइन छोड़ के hence comma charge is conserved, hence comma charge is conserved. ये थी नंबर 1 एग्जाम्पल. नंबर 2, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे, पहले रिएक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है. यूरेनियम का नाम सुना है 92-238. जब ये ब्रेक होता है, रेडियो एक्टिव डिके खुद ब खुद ब्रेक होता है, तो बनता है थोरियम 90-234 प्लस हीलियम 2He4. ध्यान रखना, हीलियम को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. ओके, क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. इधर ध्यान देना. इन द केस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, किसका भाई? रेडियोएक्टिव डिके किसका? यूरेनियम न्यूक्लियस का. प्रोडक्ट्स आर क्या क्या बने हैं? थोरियम और क्या है? हीलियम. हीलियम को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये होता है आपका मास नंबर. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस, या इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस. ये हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं इसके बारे में आपके. ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम क्या हमने किसका केस कंसीडर किया है? रेडियो एक्टिव डिके ऑफ किसका? यूरेनियम का. किसका? यूरेनियम न्यूक्लियस का. प्रोडक्ट क्या मिले? थोरियम और हीलियम. पहले आप लिख लीजिए. लिखिए नंबर 2 एग्जांपल. लिखिए इन द केस ऑफ रेडियोएक्टिव. लिखिए इन द केस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस. लिखिए इन द केस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, कामा प्रोडक्ट्स आर थोरियम and helium nucleus. Products are thorium and helium nucleus. ब्रैकेट में लिख लीजिए, हीलियम न्यूक्लियस के आगे ब्रैकेट लिख लीजिए. उसी को बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल. उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. अब ये लिखिए रिएक्शन, क्योंकि ऊपर जो इंग्लिश लिखी है उसका ये मतलब है कि ये रिएक्शन इन द केस ऑफ रेडियो डिके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? थोरियम और हीलियम. हीलियम को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. अब इधर ध्यान से सुनना, मैं ऊपर वाला केस भी ले सकता हूं, नीचे वाला भी. तो मैं ये वाला ले रहा हूं, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. देखिए टूटने से पहले कितने थे? 92. टूटने के बाद कितने हैं? 90 और साथ में 2, फिर से कितने हैं? 92. ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद नीचे लिखिए टोटल चार्ज बिफोर डिके. टोटल चार्ज बिफोर डिके कितना है? 92E, यही है. फिर टोटल चार्ज आफ्टर डिके कितना भाई? 90. E मतलब चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव। 90e प्लस 2e किसके बराबर? 92e। तो भाई टूटने से पहले और टूटने के बाद चार्ज क्या है आपका? कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं फिर से, हेंस क्या कह देंगे? हेंस चार्ज इज कंजर्व्ड। उसी की बात को उसी की भाषा में कह देंगे कि जो चार्ज है वो क्या है? कांस्टेंट। हेंस कामा चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, ये था आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मैंने आपको बताया था क्वांटाइज का क्या मतलब होता है? स्टेप्स या पैकेट्स। कोई भी चीज स्टेप्स या पैकेट्स में उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो यहां बात करें किसकी? चार्ज की। चार्ज भी हमारा किस में है? स्टेप्स या पैकेट्स में है, तो उसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम जानते हैं जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो किस में? डिस्क्रीट स्टेप्स में। तो हेंस हम उसको बोल सकते हैं इट इज सेड टू बी क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेट अस सपोज हम टॉफी की बात करते हैं, टॉफियां पैकेट्स में, तो हम उसको बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ टॉफीज। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज, तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज, तभी हमें बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखिए वी नो दैट चार्ज एग्जिस्ट इन discrete। देखिए we know that charge exists in discrete steps। पैकेट से बोल सकते हैं, तो मैंने एक लिया, we know that charge exists in discrete steps, comma hence it is said to be। हम कह सकते हैं, देखिए hence it is said to be quantization of charge। hence it is said to be quantization of charge। hence it is said to be quantization of charge, full stop। अब इधर ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, जो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होता है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं, अभी लिखना कुछ नहीं, पहले मैं बताऊंगा। चार्ज किसी बॉडी के ऊपर वो होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, एन क्या होता है? एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 so on। ठीक है, वेयर एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई होता है आपके पास एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इधर आपने इंग्लिश में क्या लिखना है अभी बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, जो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होता है वो होता है प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों आ रहा है मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एन का मतलब 1 2 3 4, कहने मतलब इंटेग्रल मल्टीपल, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? एलिमेंट्री चार्ज का। तो दैट इज क्या मतलब हुआ? Q इज प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस लॉस और गेन के लिए आ रहा है। यहां हम बोल सकते हैं जब कोई बॉडी लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। जब गेन करेगी उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। अभी मैं आगे बताऊंगा जब आगे बात आएगी। वेयर लिखेंगे एन किस तरह 1 2 3 4, ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, फिर इसके बाद ये लिखना जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिखिए अकॉर्डिंग टू quantization of charge, comma the charge on a body, according to quantization of charge, comma the charge on a body is equal to the charge on a body is equal to the integral multiple is equal to the integral multiple of elementary charge is equal to integral multiple of elementary charge। that is, next one line में लिखिए that is Q is equal to plus minus n E। that is Q is equal to plus minus n
E, वेयर n क्या है 1 2 3 4 so on. E इज इक्वल टू क्या एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ओके, वो इंग्लिश लिखने के बाद ये सारी चीज यहां तक लिखना है. ओके, नेक्स्ट चार्ज की क्या क्या वैल्यू होती है. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, देखिए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज एज अंडर. ठीक है, तो चार्ज की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ध्यान देना. ठीक है, इधर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये हमारे पास फॉर्मूला है. पहले मैं n की वैल्यू 1 डाल देता हूं, प्लस माइनस 1 इंटू ई की वैल्यू मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. इधर देखिए प्लस माइनस एक्सप्लेन कर रहा हूं. इधर जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ये दूसरी है. अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जिसने लूज किया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. इतना चार्ज आएगा. जो गेन करेगा उसके ऊपर माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. इसलिए है यहाँ प्लस और माइनस. क्लियर. अगर एक करेगा, दो करेगा, क्या आएगा वो भी बता देता हूं. ये मैंने आपको समझा दिया. बस अब अगले वाले सभी केस में ऐसे ही होगा. प्लस माइनस एन ई इसके बराबर प्लस माइनस एन की वैल्यू 2 रख लेते हैं इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. और किसके बराबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम. तो ध्यान रखना अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जो बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा 3.2 प्लस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम. जो गेन करेगी उसके ऊपर कितना आएगा माइनस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम. अब आपके माइंड में ये चीज फिट हो गई है. प्लस माइनस एन ई किसके बराबर प्लस माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम. नेक्स्ट एक और वैल्यू डाल लेते हैं. प्लस माइनस एन ई किसके बराबर प्लस माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. और किसके बराबर प्लस माइनस 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम. ओके, ये था हमारे पास. एंड हम लिख सकते हैं सो ऑन. ठीक है, 5 6 7 जो आपकी मर्जी है यहाँ. अब इधर ध्यान देना है कुछ. अब मेरा बेटा जैसे 1.6 ये तो सेम है, ये भी तो सेम है, और 3.2 इनके बीच जो वैल्यूज आएंगी, लेट अस सपोज दैट वो वैल्यू ये है. ठीक है, 1.8 2 2.5 इस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. 3 भी नहीं करता. ठीक है, अगर आपको कोई पूछे ये फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट करता है तो ध्यान रखना, उसको सॉल्व करके देखना. अगर इनमें से कोई वैल्यू आ रही होगी तो तब उस तरह का चार्ज पॉसिबल है. अदरवाइज अगर इनमें से कोई वैल्यू नहीं आ रही तो उस तरह की चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, तो ये चीज मैं लिखवाने लगा हूं. जैसे यहां से लेके यहां तक 3.2 से 4.8, जैसे 3.5 ये नहीं करता. 4 चार्ज 4 इंटू 10⁻19 कूलम इस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. तो कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज लाइन बिटवीन द अबव वैल्यूज जो ऊपर हमने बनाई है, इनके बीच की वैल्यू जो उस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. तो एक लाइन लिख लीजिए. लिखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज. लिखिए ये सारा लिखने के बाद लिखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज लाइन बिटवीन द वैल्यू ऑफ चार्ज लाइन between the above values are not possible. The value of charge lying between the above values are not possible. इस तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं. ओके, अब है कॉज. कारण क्या है क्वांटाइजेशन का. काज. तो काज ये है कि इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो। लेट अस सपोज दैट 2 है तो यहां भी 2 जाएंगे, ये नहीं कि 1.5। ठीक है, लिखिए काज, लिखिए द काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिखिए द काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट, देखिए द काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट only integral number of electrons can be transferred from one body to another body on rubbing. The cause of quantization of charge is that only integral number of electrons can be transferred from one body to another body on rubbing. इधर ध्यान रखना, इंटेग्रल मतलब जैसे 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 इस तरह का, इसके बीच वाला वो एग्जिस्ट चार्ज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और था आपके पास छोटा सा कंसेप्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये मैंने आपको बताया था चार्ज इज एडिटिव। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जब हमने ऐड करना है तो इनके साइंस पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अभी कुछ मत लिखना, ध्यान देना। एग्जाम्पल पर कंसीडर करते हैं एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है 2q - 6q 10q एंड 4q। ठीक है, इधर एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हेन वी ऐड चार्ज देयर साइंस मस्ट बी कंसीडर। ठीक है, एक बॉडी कंसीडर कर लेंगे एग्जांपल पर, कंसीडर ए बॉडी हैविंग चार्ज क्या 2q - 6q 10q 4q। ठीक है, टोटल निकालेंगे, अभी टोटल निकाल के, जब पहले आप एग्जांपल लिख लीजिए फिर टोटल में निकाल के बताता हूं। ठीक है, लिखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कामा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कामा व्हेन वी ऐड चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कामा व्हेन वी ऐड चार्ज देयर साइंस, व्हेन वी ऐड चार्ज देयर साइंस must be considered, their signs must be considered, full stop। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए कंसीडर अ बॉडी, एग्जाम्पल लिखिए कंसीडर अ बॉडी हैविंग चार्ज, कंसीडर अ बॉडी हैविंग चार्ज 2q - 4, 2q - 6q - 10q and 4q, full stop। Consider a body having charge 2q - 6q - 10q and 4q, full stop। देखिए the total charge on the body is given by, full stop। देखिए the total charge on the body, total charge on the body is given by, तो क्या आ जाएगा 2q plus -6q plus 10q plus 4q, तो क्या आ जाएगा 2q plus -6q plus 10q और plus 4q। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस कर लेंगे 10 14 16q - 6q, तो कितना आ जाएगा आपका टोटल चार्ज 10q। ओके, ये था आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देन एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इनको अच्छे से देखिए। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला है +-n e, इसको माइंड में बिठा लेना। Q होता है चार्ज, E एलिमेंट्री चार्ज होता है, ये हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यू होती है, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इस फार्मूले से हम सिर्फ 2 ही चीजें निकाल सकते हैं, एक
चार्ज निकाल सकते हैं और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताया जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे चार्ज निकालना है और कैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है। आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ओके, बाय बाय।